स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन कौन कौन सी बड़ी जानकारी आगे आपको डिटेल में देने वाले हैं, चलिए फटाफट से उसके बारे में बताएं। तो राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री मोदी के लिए विवादित बयान दिया, तो आज बीजेपी ने क्या जवाब दिया, आज के बिहार की चुनावी पूरी कवरेज आपके सामने होने वाली है। इसके अलावा आपको बताएंगे रूस ने ऐसा न्यूक्लियर हथियार बनाया कि ट्रंप पूरा यूरोप हिल गया है। क्या है ये हथियार, डिटेल में वो भी आगे आपके सामने रखने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, अब आपको बताएंगे शिमला की मस्जिद जिस पर लंबे समय से विवाद चल रहा था, आज उस पर बड़ा फैसला आया है। डिटेल में क्या फैसला आया है इसके बारे में जानकारी देंगे संजौली मस्जिद पर। और साथ ही भोपाल में जब एम्स के 2 डॉक्टर शराब पीकर हो गए आउट ऑफ कंट्रोल, तो हुआ क्या, ये आपको दिखाएंगे दारूबाज डॉक्टर साहब, भोपाल की खबर। लेकिन पहले बात गुजरात के कच्छ की, जहां समुद्र में शिप में अचानक से जबरदस्त आग लगी। जिस शिप में आग लगी वो सोमालिया बंदरगाह से दुबई जा रहा था। इस दौरान कच्छ के पास इसमें भीषण आग लगी। सोमालिया से चले इस जहाज का नाम फजल रब्बी था और इसमें 16 लोग सवार थे, जिसके बाद फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। गनीमत इस बात की रही कि सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। आग की वजह से जहाज पूरी तरह लेकिन जलकर खाक हो गया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बीच से समंदर शिप में ये देखिए जरा, कैसे समुद्र के बीचों बीच चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में आग की लपटों में घिरा हुआ ये शिप। परेशान करने वाली, डराने वाली ये तस्वीरें हैं। और सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों के ऊपर था जो इस पर सवार थे। 16 लोग, 16 नाविक इसके ऊपर सवार थे, जिन्हें वक्त रहते निकाल लिया गया, क्योंकि आग देखिए कितनी जबरदस्त। क्योंकि जाहिर तौर पर जहाज में ईंधन था, जैसे ही आग लगी, आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई ईंधन की वजह से, और शिप पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया। ऊपरी हिस्सा जो जहाज का आप देख पा रहे हैं वो जल गया। और ये वो 16 लोग हैं जो इस पर सवार थे और उन्हें वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया, उनको रेस्क्यू कर लिया गया। दिल्ली के पास नोएडा में एक दर्दनाक हादसे में 4 के बाद ममता कुलकर्णी को लोगों ने महाकुंभ में देखा, जहां वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी। ममता कुलकर्णी एक बार फिर चर्चा में है। इंडिया के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम से संबंधों को लेकर, दाऊद इब्राहिम से संबंधों पर ममता कुलकर्णी की सफाई, मैं कभी दाऊद इब्राहिम से नहीं मिली। उन्होंने कहा है, मेरा दाऊद इब्राहिम से कोई संबंध नहीं, मैंने दाऊद को कभी देखा तक नहीं। और ये भी कहा कि मैंने जो बयान दिया था उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं कल गोरखपुर आई। दरअसल दाऊद को लेकर सवाल किया गया था, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन में दाऊद इब्राहिम से कभी नहीं मिली और जिसके साथ उनके बात सामने आई थी संबंधों की, वो कभी भी इस तरह के मामलों में संलिप्त नहीं था। आप एक बार खुद सुनिए। दाऊद का कहाँ लेना देना है, दाऊद से दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने विदेश में बैठकर हरियाणा में अपराध करने वाले, डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि अगर गैंगस्टर्स ने मां का दूध पिया है तो सामने आकर दिखाएं। रोहतक का औचक निरीक्षण करने के बाद डीजीपी पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को अपनी सुरक्षा की खुली छूट है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों जातिवाद के लगे आरोपों पर उन्होंने कहा बेबुनियाद आरोप है, हरियाणा पुलिस में कोई जातिवाद नहीं होता है। बोल वाला क्या रहेगा जी, कोई दिखे तो सही, दिखता तो है नहीं। मोटरसाइकिल से आए, मारा, भाग गए, कहाँ गए पता ही नहीं चला। माँ का दूध पिया हो, टिक के दिखाओ ना जी। यहाँ हिम्मत ही नहीं करने की है ना जी। विदेश इसलिए बैठे हैं, इधर आके दिखा दो ना। डर का माहौल तो है? कोई डर का माहौल नहीं है जी, मैं बताता हूँ आपको। अब बात शिमला की विवादित संजौली मस्जिद की, जिसको लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। शिमला की जिला कोर्ट ने पूरी मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए पूरी तरह से उसे हटाने के निर्देश दे दिए हैं। वक्फ बोर्ड कमेटी ने निगम आयुक्त के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन जिला कोर्ट ने निगम आयुक्त के फैसले को सही ठहराया। 5 अक्टूबर 2024 को निगम आयुक्त ने मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिल को हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद मामला फिर हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट ने मामले को जल्द निपटाने के आदेश दिए थे। कमिश्नर शिमला का जो ऑर्डर था 3 मई 2025 का, उसके खिलाफ 2 अपीलें जो है वक्फ बोर्ड ने और संजौली मस्जिद कमेटी ने फाइल कर रखी थी जिला न्यायालय में, जो कि एडीजे 2 श्री यजविंदर सिंह जी के कोर्ट में लगी थी। और रिकॉर्ड समय के अंदर, विदिन 6 महीने के अंदर, उन दोनों अपीलों को आज खारिज कर दिया गया है। और 3 मई 2025 के एमसी कमिश्नर साहब के फैसले को अदालत ने सही पाया है
और इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये विवादित ढांचा संजौली में है, ये ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक ही टूटेगा और पूरा अवैध है। और इतना ही नहीं, ये आज चौथा फैसला जो है इस विवादित ढांचे के लिए आया है। इससे पहले पहला फैसला 5 अक्टूबर 2024 को आया था, जिसमें 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर को गिराने का फैसला आया था, जिसकी कंप्लायंस आज तक जो है संजौली मस्जिद कमेटी ने नहीं की है, जबकि उनके पास कोई एक्सटेंशन भी नहीं है। और इसके बाद 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को इन्होंने जिला अदालत में ही चुनौती दी थी, जो कि 1 महीने के अंदर श्री प्रवीण गर्ग जी ने 30/11/2024 को 5 अक्टूबर के फैसले को सही ठहराया था। सबसे पहले तो हम जो ये अदालत का निर्णय आया, इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करते हैं और प्रदेश के समस्त सनातन समाज को हम इस बात की बधाई देते हैं। सितंबर 2024 में देवभूमि संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश ने जो संजौली में आंदोलन किया, जो सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं पर वहां पर लाठियां बरसी, वाटर कैनन का प्रयोग किया और FIRs हुई, आज का जो ये अदालत का फैसला है, कहीं ना कहीं ये उन सब बातों की परिणति है। हमारे सनातन समाज का जो संघर्ष था वो आज फलीभूत हुआ। अदालत के इस निर्णय के साथ हमें ये एक अपेक्षा आज जागी है कि अब नगर निगम शिमला बिना किसी देरी किए तुरंत जो है इस ढांचे को गिराएगा, निरस्त करेगा और न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगा। परंतु जहां हिमाचल प्रदेश प्रशासन और सरकार की नीयत और नियति है, उस पे कहीं ना कहीं हमें संदेह भी है। पहले भी हमने देखा कि किस प्रकार से सरकार और प्रशासन ने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों पे लाठियां भांजी थी, मुकदमे बरसाए, मुकदमे कायम किए। आगे दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस का सनसनीखेज खुलासा, लेकिन अभी देख लीजिए बंगाल के BLO को चुनाव आयोग ने क्या दी है चेतावनी। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने अल्टीमेटम दिया है कि जो BLO बंगाल में होने वाले SIR में शामिल नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि SIR में BLO की अहम भूमिका होती है और अगर उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। बिहार के गया के टिकरी विधानसभा में प्रचार के लिए पहुंचे हम सेक्युलर के प्रत्याशी अचानक भड़के हिंसा नहीं थे, बल्कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन की साजिश के तहत इसे किया गया था और उसका मुख्य साजिशकर्ता उमर खालिद था, शर्जील इमाम था। पुलिस ने यह दावा 177 पन्नों के हलफनामे में किया। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। हलफनामे में पुलिस ने दावा किया कि जांच में मिले गवाहों के बयान, दस्तावेज और तकनीकी सबूत बताते हैं कि दंगे नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ विरोध को हथियार बनाकर इस प्लानिंग के तहत किए गए थे। अब कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उससे पहले दिल्ली पुलिस ने जो हलफनामा दायर किया उसमें क्या क्या कहा गया है वो आपको बता देते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने दावा किया CAA के खिलाफ विरोध योजनाबद्ध साजिश थी। 2020 में दिल्ली दंगे अचानक से नहीं हुए थे। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के लिए जानबूझकर यह हिंसा करवाई गई थी, प्री प्लानिंग थी। 177 पेज के हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने ये सनसनीखेज दावे किए हैं। पुलिस के मुताबिक देश भर में हिंसा फैलाने की साजिश बनाई गई थी और इसके तार उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक तक फैले थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम इसमें मुख्य साजिशकर्ता थे। और यही नहीं, पुलिस का दावा यह भी है कि कोर्ट में मामले को खींचने के लिए झूठी याचिकाएं दायर की गई। बता दें कि 2020 में हुए दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में प्रचंड चुनाव प्रचार जारी है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर और छपरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी आरजेडी और कांग्रेस पर एक बार फिर से जमकर बरसे। छपरा की जनसभा में पीएम मोदी ने आरजेडी और महागठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 500 साल बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन पाया, लेकिन आरजेडी के लोग अयोध्या जाकर दर्शन करने की बजाय विदेश घूमने चले जाते हैं। पीएम ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर जमकर निशाना साधा। कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। साथियों, आपको ध्यान रखना है, जंगल राज वाले शिकारी
जंगल राज वाले शिकारी आपको लगातार भ्रमित कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। आरजेडी घोषणा कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, वो एक घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जाहिर की है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है। इसलिए मेरे साथ इस संकल्प को दोहराइए, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। मेरे साथ दोहराएंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, सबके सब दोहराएंगे। मैं कहूंगा जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। आप कहेंगे फिर से एनडीए सरकार, आप कहेंगे फिर से एनडीए सरकार। जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। और एक बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। मुंबई से परेशान करने वाली खबर यह है कि पवई में एक शख्स ने बंधक बना लिया था बच्चों को, लेकिन अब राहत की बात यह है कि बंधक बनाए गए बच्चे छुड़ा लिए गए हैं। मानसिक रूप से बीमार शख्स था, गठबंधन साफ हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता यहां ईवीएम का बटन दबाएगी ताकि उसका करंट इटली तक पहुंचे। गृह मंत्री ने कहा कि लालू सोनिया की सरकार आतंकवाद के प्रति नरम रवैया अपनाती थी, जबकि मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा है। मोदी जी के लिए अब शब्द बोलते हो, जरा इतिहास उठाकर देख लो। जितनी बार मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपशब्द किए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ। और राहुल बाबा, आप मानकर चलना, आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की माता जी को अपमानित किया। आपने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे और आपने छठ मैया का अपमान किया है। ये बिहार है, बिहार। जब 14 तारीख को डब्बे खुलेंगे, दूर दूर तक गठबंधन साफ। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर जवाबी हमला बोला। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि अमित शाह बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं और अमित शाह का मकसद सिर्फ बिहार से वोट लेना और उद्योग गुजरात में लगाना है। इसीलिए आज बिहार की जनता बाहरी लोगों का बहिष्कार कर रही है। इंडस्ट्री उद्योग नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना, बिहार से केवल वोट लेना। बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, उपनिवेश बनाना चाहते हैं। और बिहार की जनता इस बार हर किस लिए बिहार को, बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल। पुलिस ने गंभीर आरोप लगाते हुए बड़े खुलासे किए। सीएए के नाम पर गहरी साजिश रची गई थी। 2020 दिल्ली दंगे पर पुलिस